नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि इसको लेके आया हूं। इसके नोट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर से जुड़े सभी प्रकार के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक कहता है चुनाव और प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जनता जिस विधि द्वारा मतलब जिस तरीके के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। और किसी पक्ष का मत रखना अथवा किसी पक्ष से संबंधित चर्चा में भाग लेना प्रतिनिधित्व कहलाता है। अब सपोज कर लीजिए कि इस एरिया में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पे चुनाव की कार्यवाही हुई है, तो चुनाव में क्या होगा, ये सारे व्यक्ति मिलके किसी एक व्यक्ति को चुनाव में जिताएंगे। अब ये जो एक व्यक्ति है ये इनका प्रतिनिधि बनेगा और इनकी बातों को और ऊपर तक रखेगा। तो यही कहलाता है चुनाव और प्रतिनिधित्व। अब इसमें मुख्य बिंदु आपको क्या क्या जानना है, तो लोकतंत्र के प्रकार के बारे में जानना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, कितने प्रकार के होते हैं। चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में जानना है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में जानना है, चुनाव सुधार के बारे में जानना है। इसके अलावा चुनाव किसे कहते हैं इसे भी जानना है, और चुनाव आयोग क्या है, मतलब चुनाव कौन करवाता है, और निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण का काम कौन करता है। ये सारे पॉइंट्सों को हमको यहाँ पे डिटेल्स में जानना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रतिनिधि। तो आइए हम प्रतिनिधि के बारे में जान लेते हैं। प्रतिनिधि यानी चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता मतलब आम आदमी व्यक्ति किसी व्यक्ति को पुनः चुनकर संसद या विधानसभा में भेजती है। यहाँ पे आप इसे सांसद या विधायक दोनों कह सकते हैं। दोनों जनता के द्वारा चुना जाता है और ये दोनों मिलकर सरकार का चुनाव करते हैं। उस व्यक्ति को, अब कौन से व्यक्ति, ये सांसद या फिर विधायक, इसको आप क्या कहेंगे, जनता का प्रतिनिधि कहेंगे। अब हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं, सबसे पहले तो हमने प्रतिनिधि को जान लिया। अब हम बात करेंगे कि हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं। देखिए इसका एक ही कारण है, जो कि विशाल जनसंख्या एवं बड़े क्षेत्रफल होने की वजह से कानून बनाने के समय या निर्णय लेने के समय में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आम लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि एक गांव है, एक गांव एक शहर। अब इस शहर की जनसंख्या 10 लाख लोगों की है। तो अब कोई ऐसी बात हो गई जिसमें सरकार के सामने हमें अपना मत रखना है, तो क्या ये 10 लाख लोग लेके हम उनको लेके नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए ये 10 लाख लोग मिलके अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो इस 10 लाख लोगों की तरफ से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। हम लोकतंत्र के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसमें क्या होता है, नागरिक जो होते हैं, आम नागरिक रोजमर्रा के फैसले सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन चुनाव हो गया या ग्राम सभा हो गया, जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर आदियों का चुनाव होता है, तो इसे आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर रखेंगे। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि भेजकर सरकार की कार्यवाहियों में भाग लेता है। आपने लोकसभा सांसद सभा में देखा होगा, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, सांसद विधायक हल्ला बोलते रहते हैं, सरकार से बात करते रहते हैं। तो ये कहां कहां होता है, ये भारत में भी होता है और इंग्लैंड में भी होता है। तो ये दो प्रकार के लोकतंत्र के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया मैंने, एक प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष है। अब हम आपको चुनाव के बारे में बताते हैं कि चुनाव क्या होता है। तो जनता अर्थात आम नागरिक जिस विधि द्वारा, जिस तरीके द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, मतलब हम, आप, हमारे पड़ोसी, ये सब मिलके जिस विधि से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे ही हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। और चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्र के लोग विधायिका और कभी कभी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए जनता व्यक्तियों को चुनता है। अभी के समय में अगर हम लोकतंत्र की बात कर ले तो हमारा भारत देश जो है वो डेमोक्रेटिकल कंट्री है। तो आपको पता है कि डेमोक्रेटिकल कंट्री में क्या होता है, आम लोग, आम नागरिक जो होते हैं वो अपने द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो प्रतिनिधि को चुनने का क्या मतलब, हम फोन करके बोलेंगे कि हाँ जी आप प्रतिनिधि हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनको अपना मत देंगे जिसे हम चुनाव कहते हैं, और यही विधि चुनाव कहलाता है। अब हम चुनाव और लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र क्या होता है। तो देखिए चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने सिक्का देखा होगा, एक तरफ
और दूसरा तरफ। अब ये दोनों सिक्के के साथ ही जाके एक सिक्का पूर्ण रूप से पूरा होता है। तो चुनाव और लोकतंत्र की बात कर ले तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, आप इन्हें पूरक कह सकते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है, यदि चुनाव नहीं होता है तो लोकतंत्र की समस्या आ जाएगी, ये अधूरा रह जाएगा। और लोकतंत्र का चुनावों के बिना कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र और चुनाव जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब भारत में चुनाव व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। ये तो चुनाव व्यवस्था भारत के अलावा और भी बहुत सारे देशों में है, लेकिन हम प्योरली हम भारत के रहने वाले हैं तो हम भारत की बात करेंगे। तो देखिए, भारत के संविधान में चुनाव संचालन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। कहां किया गया है? संविधान में किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया है। इसके लिए प्राधिकार चुनाव आयोग का गठन और नियमों का वर्णन भी किया गया है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव लड़ने की योग्यता, मतदाताओं की योग्यता एवं मतगणना की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब इसे जरा सिंपल सी लाइन में समझ लीजिए कि हमारा संविधान कहता है यदि आप अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, उसे चुनते हैं, उसका चुनाव करते हैं, तो सबसे पहले आपको किस चीज को मानना पड़ेगा? अपने संविधान को मानना पड़ेगा। अपने संविधान के माध्यम से ही आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे संविधान कहता है कि ऐसे नहीं है कि कोई भी सरकार आके चुनाव करवा रहा है, नहीं, एक चुनाव आयोग का गठन होगा। अब चुनाव आयोग क्या है? तो चुनाव आयोग एक ग्रुप होगा जो पूरे देश में चुनाव की योग्यता के हिसाब से चुनाव लड़वाने का काम करेगा, मतगणना करवाएगा, देखेगा कि सही तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो देखिए, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत होती है। जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होगा वही उस चुनाव को जीतेगा। अगला पॉइंट कहता है चुनाव आयोग के कार्य में मतदाता सूचियां तैयार करना और चुनाव करवाना दोनों इंपॉर्टेंट है। अब मतदाता सूची का क्या मतलब होता है? अक्सर आपने चुनाव के समय में देखा होगा कि आपके मम्मी पापा के पास एक लिस्ट आता है और उस लिस्ट के माध्यम से उन्हें वोट गिराने के लिए कहा जाता है। तो यही है मतदान सूचियां, जिस सूची में हमारे 18 साल से ऊपर के सभी लड़के लड़की, माता पिता, भाई बहन को जोड़ा जाता है और उसे चुनाव करवाया जाता है। इसके अलावा है स्वतंत्र चुनाव आयोग। अब देखिए, चुनाव आयोग पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार जिसका है या कोई यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, बाहुबली है, तो अब वो चुनाव आयोग को धमका दिया, ओए मेरे मत में ही चुनाव होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। भारत का चुनाव आयोग जो है वो बिना किसी दबाव के कार्य करता है। कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो निष्पक्ष काम होगा वही करेगा। भारत में चुनाव व्यवस्था, किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलती है। भारत की जो चुनाव व्यवस्था है इसके हिसाब से जितना आपको मत प्राप्त हुआ है उतनी प्रतिशत ही आपकी वोट मानी जाएगी। अगला पॉइंट है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग के गठन का वर्णन किया गया है एवं चुनाव आयोग के कार्यों का भी वर्णन किया गया। हमारा संविधान ही कैसे चुनाव होगा, कौन करवाएगा, किस तरह की सूची तैयार होगी, कोई दबाव नहीं दबाएगा, तो ये सारी चीजें हमारी संविधान ही हमें बताती है। अगला पॉइंट अब हमारा आ गया है कि चुनाव आयोग क्या। अभी तक हम चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहे थे, अब हम चुनाव आयोग के बारे में जान भी लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा। भारत के जो अनुच्छेद 324 है ये क्या कहता है? भारत का चुनाव जो है वो स्वतंत्र रूप से होगा, जिसमें 3 सदस्य, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न उठता है यहां से। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त के मतलब सर्वोपरि कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो आप बताएंगे श्री सुकुमार सेन थे। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा, ये प्रणाली क्या है? तो यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई। आपको पता है कि कुछ संविधानों की जो बातें हैं वो दूसरे दूसरे देशों से ली गई है, तो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा वही जीतेगा, ये बात भारत के लोगों ने इंग्लैंड से उठा लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें पूरे देश की छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, मतलब पूरे देश को ना अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि पूरे भारत में एक बार एक दिन एक समय में चुनाव करना तो मुश्किल है ना, तो इसीलिए हम उसे अलग अलग खंडों में अलग अलग टुकड़ियों में बांट देते हैं और इन्हीं टुकड़ियों को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी विजेता होता है। अब ये कौन सा विजेता प्रत्याशी होता है? यही प्रत्याशी होता है जिसको उस इलाके से, अपने एरिया से, अपने निर्वाचन क्षेत्र से सबसे ज्यादा मतदान प्राप्त होता है, मत प्राप्त होता है। वही क्या होता है? वही विजय होता है, उसी की जीत होती है, वही भाई साहब विधायक या सांसद बनते हैं। अब हम जान लेते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो देखिए, प्रत्येक पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं भारत में, राष्ट्रीय है, कुछ राजकीय है, कुछ लोकल पार्टीज हैं, बहुत सारे पार्टीज हैं हमारे भारत देश में। राष्ट्रीय पार्टी बहुत कम ही है, 10 ही पार्टी हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टी है। तो प्रत्येक पार्टी चुनावों में पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची करता है। ये सब तो आपने बहुत सारी चीजें न्यूज में देखा होगा। बीजेपी का लिस्ट जारी हो रहा है, कांग्रेस का लिस्ट जारी हो रहा है, झाड़ू छाप का लिस्ट जारी हो रहा है। तो ये सब क्या करते हैं? अपने लिस्ट को जारी करते हैं कि हम इस एरिया से इस प्रत्याशी को अपने दम पे उतार रहे हैं। अब क्या होगा? अपने उतने ही प्रत्याशी जो होंगे उनकी प्राथमिकता सूची से चुन लेती है, मतलब उनका चुनाव यहीं से हो जाता है। जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है, चुनावों की इसी व्यवस्था में किसी पार्टी को उतनी प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलती है। इस प्रणाली में मतदाता प्रत्याशी को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देता है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार की होती है। यहां पे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, हम अपने प्रतिनिधि को हम अपने एरिया से चुन के भेजते हैं आगे अपने सरकार को चलाने के लिए, तो उस प्रतिनिधि का काम है आगे जाके अपने सरकार का चयन करना। क्योंकि हम डायरेक्ट सरकार के चयन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते, हम अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो जाके सरकार का गठन करते हैं। जैसे कि इजराइल एवं नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट भी दी जाती है। दूसरा प्रकार जो है वो अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यहां पे समझिए, इजराइल एवं नीदरलैंड में पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। ये जो दो देश हैं इसमें अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र नहीं होते, हालांकि दोनों देश भी बहुत छोटा है, तो एक साथ वोटिंग कराने में यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगी। इजराइल तो दिल्ली से छोटा है, तो आपको पता है ना कि दिल्ली में तो एक ही दिन वोट होती है। तो अगर दिल्ली से छोटा कोई देश हो तो वहां पे एक दिन में वोट क्यों नहीं करवाया जा सकता? आराम से करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं बांटे जाते, एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अपना ये सब काम चला लेते हैं और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। अगला हमारा पॉइंट कहता है, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? मतलब भारत ने यह क्यों स्वीकार किया कि जिसे सबसे ज्यादा मतदान मिलेगा वही जीत का हकदार होगा? तो यह प्रणाली सरल है, मतलब आसान प्रणाली है। दूसरा है, चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है कि वो जनता की सेवा करे, तभी तो जनता उन्हें वोट देगी। अगर वो सही तरीके से अपने जनता की सेवा नहीं करते तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा और वो हार जाएंगे। यह प्रणाली भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए उपयुक्त है। मतलब भारत में बहुत सारी जनसंख्या है, अलग अलग विविधताओं वाला देश है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है। तो यहाँ के लोगों के लिए अलग अलग तरह के प्रतिनिधि का भी चुनाव करना पड़ता है और एक ही जगह पर रहने के बाद उन्हें यह भी देखना होता है कि हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है वो सही तरीके से हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को अपनाया गया है। अगला पॉइंट कहता है, मतदाता उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जो भी उन्हें मत देते हैं ना, उस एरिया के उस प्रतिनिधि को वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जानते रहते हैं, तभी उसे वोट देते हैं। यह अवसर अन्य प्रणाली में नहीं प्राप्त होता है। अब देखिए, ये तो था भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण भी एक बार देख लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि इस बार आपको सुनने में आया होगा कहीं ना कहीं कि इस बार जो मुखिया का सीट है वो महिला के लिए आरक्षित है। मतलब इस बार सिर्फ और सिर्फ महिला ही खड़ा हो सकती है, पुरुष का चांस खत्म है। तो ये क्या होता है? आरक्षण होता है। आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत के संविधान द्वारा संसद या राज्य विधानसभा में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब उन्हें कुछ मोहलत दी गई है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया गया है। इस व्यवस्था में सभी वर्गों के मतदाता वोट डालेंगे, सभी लोग, मतलब जितने भी हैं वहां के लोग वो सभी वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी सामाजिक वर्ग का होगा
जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब मतदान तो सभी देंगे, लेकिन उनका प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ आरक्षण व्यवस्था के तहत आने वाले लोगों को ही किया जाएगा। प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। मतलब 2030 तक यह आरक्षण वाली व्यवस्था चलेगी। लोकसभा की 543 सीटों में 84 अनुसूचित जाति के लिए, 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। निर्वाचित क्षेत्रों का आरक्षण परसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है, जिसका गठन जो है, जिसके निर्माण जो है डायरेक्ट हमारे देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये दायरा जो है, ये जो क्षेत्र है, ये जो आरक्षण के क्षेत्र हैं, इसका जो आप कह सकते हैं आधार है या फिर बनाने का तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आगे का पॉइंट हमारा कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में लोकतांत्रिक चुनावों में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। बिना 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। मतलब एक देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, अगर वो 18 से ऊपर के हो चुके हैं, 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं, तो उन्हें ना उनका लिंग देखा जाएगा, ना उनका धर्म देखा जाएगा, ना उनका भाषा देखा जाएगा, ना उनका संस्कृति देखा जाएगा, उन सभी को मत देने का अधिकार है। अब विशेष बहुमत के बारे में भी जान लेते हैं। विशेष बहुमत का अवसर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत होता है। विशेष बहुमत को एक बार समझ लीजिए। विशेष बहुमत का मतलब होता है जितने भी मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत अगर हो जाता है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हुआ और उसके एंटी पार्टी को बस 10 वोट मिले हैं और अगले को 200 सीट मिले, तो इससे क्या होता है कि उनका बहुत विशेष बहुमत उनको प्राप्त होता है, तो उनकी जीत ज्यादा प्रशंसनीय होती है। अब चुनाव सुधार के बारे में देख लेते हैं। चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी भी आदर्श प्रणाली नहीं हो सकती है। हर प्रणाली में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। जैसे कि लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने का प्रयास लगातार करने पड़ते हैं। इसी कारण से हम इसे चुनाव सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि चुनाव सुधार एक ऐसी प्रणाली है जो पूर्ण रूप से सही तरीके से बिल्कुल जेन्युइन नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ कमियां इसके अंदर जरूर होगी। इसी कारण से इसमें बार बार सुधार होता रहता है, इसीलिए हम इसे चुनाव सुधार भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि भारत में आपराधिक भूमिका वाले लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना, मतलब कि ऐसे लोग जो गुंडे हैं, जिन्होंने लूट खसोट मचाया है, अपराध किया है, गबन किया है, उनको भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना, यह भारत की आपराधिक भूमिका के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव प्रणाली के दोष क्या क्या हैं, क्या क्या कमियां हमारे भारत के चुनाव प्रणाली में। तो देखिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो है धन का अत्यधिक व्यय। आजकल के लोग भी मूर्ख हैं और नेताजी सब तो बहुत तेज हैं। वो क्या करते हैं, पैसे दे के वोट लेते हैं। हमने आसपास में भी देखा है, दारू बांटते हैं, मतलब वाइन बांटते हैं, वाइन रात में पिलाते हैं और दिन में वोट लेते हैं। मस्त है, लोग अपने अपने वोटों को इसी प्रकार से बेचते हैं। 500 रुपए लेते हैं और पूरे 5 साल के लिए अपने वोट को बेच देते हैं। एक बाटली दारू मारते हैं और उसके बाद 5 साल के लिए अपने वोट को बेच देते हैं। तो ये सबसे गंदा तरीका है चुनाव का। दूसरा है लोग लुभावने वायदे करते हैं। नेताजी आते हैं और सीधा कहता है टीवी देंगे, फ्रिज देंगे, कूलर देंगे, बेटी का शादी करवा देंगे, तिलक देंगे, सब चीज देंगे। आदमी भी आंख बंद करके खुश और कहता है नेताजी अब तो आप हमारे बाप हुए, अब हम वोट आप ही को देंगे। इसके बाद वो क्या करते हैं, उनके लुभावने वादे पे अपने मत को उनको दे देते हैं और वो 5 साल तक नेताजी वादे के हिसाब से कुछ नहीं करते, इनको और लूटते रहते हैं। तीसरा है वोटों का खरीदा जाना। अभी अभी मैंने बताया पैसे देके वोट खरीदे जाते हैं। लोग रात रात भर में बिक जाते हैं 500-500 के नोट पर और अपने वोट को बेच देते हैं। अगला पॉइंट कहता है अपराधियों की बढ़ती भागीदारी। अब जितने भी नेताजी हैं ना, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा ना, तो पहले गुंडा थे। जितने भी गुंडा थे अब आगे जाके क्या हो गए, नेताजी हो गए। अब वो देश चलाते हैं। अब नेताजी अब गुंडा होके नेता होके देश चला रहे हैं, तो हमारा देश किस तरफ जाएगा आप सभी को बहुत बेहतर पता है। सांप्रदायिकता फैलाना, हम हिंदू तुम मुसलमान, फलाना ढिकाना, हम हिंदू हैं तो हमको वोट दो,
हम तुम्हारा भविष्य बदल देंगे, मुसलमानों को मार देंगे, ये कर देंगे। अब हिंदू लोग खुश, अरे ये हमारे हिंदू का अच्छा बात कर रहा है। उनको ये नहीं पता ये नेताजी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नेताजी वोट लेके गायब हो जाएंगे, अपना रोटी सेकेंगे, अपने परिवार को देखेंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, कभी इंग्लैंड जाएंगे लूट खसोट के। अगला पॉइंट कहता है हिंसा, जाति, धर्म के नाम पर वोट। मैंने अभी भी बताया ना, लोग हिंसा के नाम पे वोट देते हैं, जाति के नाम पे वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, जिस कारण से हमारे देश की उन्नति सही तरीके से नहीं हो रही है। इस प्रकार से आपने देखा भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।